हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है, साइंस में अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपनी इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज अपना चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए अपन चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भूल गए हो तो पहला वीडियो साइंस का और सेकेंड वीडियो एक साथ वापस देख लो, उससे पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट अच्छे से देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, पूरे चैप्टर में क्या बात हो रही है अपनी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। ठीक है, कि कृषि करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जब अपन कोई फसल उगाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ती है उसमें पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप होता था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना। दूसरा से होता था सोइंग, कि हम बुआई करना। उसके बाद उसमें खाद और फर्टिलाइज़र डालना। ठीक है, उसके बाद अपन थे उसकी सिंचाई करना। और जब सिंचाई करेंगे तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे जिसको अपन बोलते हैं वीड्स, तो वीड्स को रिमूव करना। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे जब हमारी फसल पक जाएगी तो उसको काटते कैसे, हार्वेस्टिंग। और काटी हुई फसल को निकाल लेते हैं जब अपन मशीनों से, हमारे मतलब दानों को निकाल लेते हैं, तो उसको स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग और स्टोरेज पढ़ने वाले हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी कृषि का। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप पक जाए, मेच्योर हो जाए यानी पक जाए फसल, तो उसके बाद काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इस हार्वेस्टिंग में होता है ये, तो फसल को उखाड़ के निकाल लिया जाता है, जैसे मूंगफली हो गई। ठीक है, और कई चीज़ें जो गड़ी हुई होती है जैसे आलू हो गया, या फिर उनको ग्राउंड के नज़दीक से काट लिया जाता है। जैसे गेहूं की फसल हो गई, चावल की फसल हो गई, तो इसमें क्या होता है, नज़दीक से काट लेते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। और सीरियल्स यानी दालों से दाने वाली जो फसल होती है उसको पकने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय सिकल। हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई जो है हमारे देश में, या तो हाथ से काटा जाता है या फिर सिकल की हेल्प से काटा जाता है। हाथ से में क्या होता है, एक ये से टूल होता है और इससे अपन क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग, या तो मैनुअली से काटते हैं या फिर सिकल से काटते हैं, या सिकल इसको हो गया, सिकल की हेल्प से हाथ में लेके इससे काटते हैं, या फिर एक हार्वेस्टर मशीन आती है उससे काटते हैं। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। चैफ चैफ का मतलब होता है चारा। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग में क्या करना पड़ता है, चारे को फसल से, मतलब हमारी जो दाने होते हैं उनसे अलग करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग भी बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज़ इनफैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। तो फसल को काटने के बाद क्या करना पड़ता है, फसल में से दाने अलग और चारे को अलग करना पड़ता है, जिसको अपन थ्रेशर से करते हैं। और थ्रेशर और हार्वेस्टर की कंबाइन मशीन आती है, जब उसको खेत में चलाते हैं तो ये काटती भी जाती है और दानों को चारे से अलग करके चारा और दाना अलग अलग भी करती जाती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6th। ठीक है, और जो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी ज़मीन छोटी होती है, कम फसल उगाते हैं, तो वो थ्रेशर का किराया वहन नहीं कर सकते, उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इतना उनका उनका मतलब इनकी इनकम ही नहीं होती कि जितना वो अगर आप होल्ड कर सकें। तो इसलिए क्या करते हैं, वो हाथ से झाड़ झाड़ के, या हाथ से क्या करते हैं, दानों को फसल से अलग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। विनोइंग के बारे में आप 6th क्लास में ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो विनोअर मशीन देखो, इसकी मशीन होती है कुछ ऐसी। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से डाल के इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने पे धान तो अलग हो जाता है, यानी हमारी फसल तो अलग हो जाती है और चारा अलग हो जाता है, लेकिन इसको हाथ से चलाना पड़ता है। और ये जो छोटी ज़मीन पे खेती करने वाले किसान है वो ऐसा करते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई, अपने फसल को काट लिया और थ्रेश कर लिया। थ्रेश यानी दाने को चारे से अलग कर लिया। अब उसको क्या करेंगे, हाँ, एंड टू एंड तो सारे लोग खा नहीं सकते, क्योंकि पूरे साल का गेहूँ या कोई भी फसल है एक बार उगेगी, लेकिन उसको पूरे साल चलाना है। यानी उसको पूरे साल कब चलेगा, जब उसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। तो अगला लास्ट पार्ट हो गया हमारा खेती का, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने फसल जो काटी उसको अगर लंबे टाइम तक
स्टोर करके रखना है तो उसे मॉइस्चर से, नमी से, कीड़ों से, चूहों से और छोटे छोटे कीटाणुओं से दूर रखना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो नई नई फसल कटती है उसमें मॉइस्चर, नमी काफ़ी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ जर्मिनेशन। तो अगर फसल को अपन काटते ही इकट्ठा कर दें, उसको पहले सुखाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें नमी होती है। अगर बिना सुखाए अगर अपन इकट्ठा कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु उसमें लग जाएंगे और फसल को ख़राब कर देंगे, ना तो खाने लायक बचेगी और आगे जाके अगर उसको बीज के तौर पे भी काम में कर लेना है तो आगे जाके वो बीज उगेंगे भी नहीं। जर्मिनेशन मतलब बीज का उगना। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। इसलिए फसल को काटने के बाद स्टोर करने से पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर, नमी निकल जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंगाई उस पर हमला करके फसल को खराब नहीं करते। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक bins. However, large scale storage grains is done in silos or granaries to protect them from pests like rust और insects. ठीक है, तो जूट बैग्स होते हैं, जूट मतलब हमारा जो आपने बोरी जो देखी होगी जिसमें बांट या कुछ आता है, तो उसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ताकि वो अच्छे से ड्राई रहें और उनमें कोई इंसेक्ट्स ना लगे। ठीक है, स्मॉल स्केल पे तो ये तो, लार्ज स्केल में क्या होता है, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं जिनको ग्रेनरीज कहते हैं और उन गोदामों में इस बात की सुविधा होती है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना पहुंचे, यहाँ पे बिल्कुल भी कीटाणु ना लगे, चूहे ना लगे। तो गोदामों में बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है ताकि उनको चूहों और इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर घर में अगर अपन गेहूँ लेकर आए तो उसमें नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी गोदामों में अगर गेहूँ इकट्ठा है तो वहाँ पे नीम से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि उनमें रखे जाते हैं उनके पास में, बोरियों के बाहर, ताकि उनको कीटाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से हमारी जो गेहूँ है, अनाज है, कोई भी फसल का उत्पादन है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे अपन स्टोर करते हैं। ठीक है, घरों पे तो अपन करते हैं नीम की पत्ती डालते हैं तो नीम की कड़वाहट से क्या होता है, उसमें कोई भी कीटाणु नहीं लगता। ठीक है, अब बाद में आता है फूड, तो अपन ने मिल गया प्लांट से, कैसे अपन उगाते हैं ज़मीन से खेती करके। अब बात आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या फूड मिलता है, सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। तो ये फूड क्या हो गए, एनिमल्स के। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल आप देख लो, जैसे मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट, कैमल से। मीट कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है, गोट से मिलता है, बकरी से मिलता है। ठीक है, और एग कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है। तो ऐसे अपन को फिश कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स, एनिमल से मिलने वाला फूड हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड एज विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वैसे एनिमल्स भी अलग अलग तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो भी समुद्र तट पर रहने वाले लोग हैं वहाँ पे फसल उगती नहीं है, प्लांट्स ज़्यादा नहीं उगते, तो इसलिए उनका मेन फूड क्या होता है, फिश ही होता है। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेज में आपने प्लांट से मिलने वाले फूड की बात में की है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। और अभी अपन ने पढ़ा कि जैसे कोई भी क्रॉप, फसल का उत्पादन करें उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी की सीड्स चुनना, उसको अच्छे से बोना और भी इत्यादि। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। और जो जानवर घरों में रखे जाते हैं ताकि उनसे दूध या और कोई चीज़ मिल सके, तो उसलिए उन जानवरों की, उन एनिमल्स को अच्छे से केयर करना पड़ता है, अच्छे से फूड देना पड़ेगा, अच्छे से शेल्टर, छत देनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, तभी वो हमें अच्छे से फूड दे पाएंगे। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। और जब पशुओं का पालन काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगे तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। तो एनिमल्स के बारे में अपन डिटेल आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अपन ने अभी इस चैप्टर में डिटेल में प्लांट्स, पौधे कैसे उगाए जाते हैं, फसल कैसे उगाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट था, चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी। तीनों को चाहे एक साथ आप देख लीजिए
दोबारा, जिससे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन आंसर जितने भी पीछे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मैच द कॉलम, जो भी ये गिव टू एग्जाम्पल, ये सारे आपको मार्क करके रखने हैं, कॉपीज़ में नहीं करना है, सिर्फ ढूंढना है आपको अपने चैप्टर में, ठीक है। और अगली क्लास में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स इसके करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। कोई भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज में लिख सकते हैं कि मुझे ये डाउट है सर, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आपके पुराने कोई अगर क्लासेस छूट गई हैं, आपने लेट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो भी आप ग्रुप में लिख सकते हैं कि मैं इतनी तारीख से क्लासेस लेने लगा हूं, तो उससे पहले का कंटेंट मुझे प्रोवाइड करें। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, बस आपको पढ़ाई स्टार्ट रखनी है। और कोरोना पता नहीं कितना लंबा चलेगा, तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी लंबी भी चल सकती है। तो आप ये ना सोचें कि 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएगा और मैं स्कूल जाके पढ़ाई कर लूँगा। पढ़ाई आपको ऑनलाइन अभी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे मन लगा के पढ़ें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो हमसे बात करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हम आपके लिए और अच्छी क्लासेस बनाते जाएंगे, आपकी मदद के लिए हम हैं, ठीक है। स्कूल में आप जिनके बच्चों के पास बुक्स नहीं तो वो बुक्स ले आएँ, ज़रूर से ज़रूर ले आएँ, क्योंकि बुक्स तो अभी नहीं तो बाद में लानी पड़ेंगी, और बुक्स लाएंगे तो आपसे इजीली पढ़ाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।